दोस्तों, हम भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तुलनात्मक अध्ययन में आज नया टॉपिक छल, धोखा, फ्रॉड पर बात करें। भारतीय दंड संहिता में फ्रॉड संबंधित प्रावधान 415 से 424 तक के बीच में था, धारा 415 से धारा 424, और अब भारतीय न्याय संहिता में ये 318 से 323 के मध्य है। आज इस वीडियो में अपन संपूर्ण नहीं भी हो पाए तो अपन शॉर्ट में छल क्या है, धोखा क्या है, इस पर बात करेंगे। यदि वो धोखा है तो इसमें कवर होता है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करता है, वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिहित कर दे, संपत्ति दे उसमें, या संपत्ति रखे या इस आशय से व्यक्ति को प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह कोई प्रवंचित किया गया है, वह कोई कार्य करे या कार्य का लोप करे, जिससे यदि इस प्रकार वह प्रवंचित नहीं किया गया होता तो वह ना करता, ना ही करने का लोप करता। जिस कार्य और कार्य लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी, संपत्ति संबंधी नुकसान और अपहानिकारित होती है या होनी संभव है, वह छल है। छल के स्पष्टीकरण में कहा गया, छल में तथ्य का बेईमानी पूर्वक छुपाना है। अब छल के कुछ दृष्टांत भी दिए गए हैं। दृष्टांत एक है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सिविल सेवा में हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, आप मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूँगा तनख्वाह आने पर। जबकि वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं था और ना ही उसका कोई पैसा लौटाने का आशय था। ये छल करके किसी व्यक्ति से धन प्राप्त करना या उधार प्राप्त करना है। दूसरा है, कोई भी वस्तु पर कोई कूटकृत, मतलब कोई गलत चिन्ह, जैसे कोई मोबाइल अप्पो का नहीं है पर उस पर अप्पो मोबाइल का या नोकिया मोबाइल का चिन्ह बनाकर किसी व्यक्ति को कहना है कि नोकिया का असल मोबाइल है और आपको बाज़ार में इस रेट में मिलता है, मैं इस रेट में दे दूँगा, और वह व्यक्ति उस चिन्ह को देखकर उसके छल में आ जाता है। बाद में पता लगता है कि ये उस व्यक्ति का, उस कंपनी का नहीं है, केवल ये स्टिकर या लोगो लगा हुआ है, बाकी ये नकली है। ये भी एक छल है। कोई भी व्यक्ति आपको एक असली सैंपल दिखाता है और कहता है कि साहब ये वस्तु, मेरे पास जो भी वस्तु है वो सारी इसी तरह की है, और उससे उस असली सैंपल की जो राशि है उस अनुरूप उससे पैसा प्राप्त करता है। बाद में पता लगता है कि सैंपल अलग दिखाया गया था और पूर्ण माल अलग है, तो ये भी एक छल है। एक यह है कि कोई व्यक्ति कोई झूठी हुंडी, वचन पत्र या कोई ऐसा चेक, मेमो या कुछ ऐसा दिखाता है जो कहता है कि साहब ये मेरे पास एफडी कि सब मेरे पास धन मौजूद है, इसको गारंटी बतौर रख के आप धन दे दीजिए। तो पर वह वास्तव में वो धन, वो जो हुंडी, वचन पत्र, सब कुछ भी, जो भी डॉक्यूमेंट वह गिरवे रखना चाहता है, वह नकली था, ना ही वो उसका कोई मूल्य था, ना वो मूल्यमान है। यदि उससे कोई धन प्राप्त करता है, ये भी एक छल है। कोई व्यक्ति कुछ हीरे के नग बताता है कि सब ये मेरे पास हीरे के नग है, आप देख लीजिए। वह जानता है कि ये असली नहीं है, नकली है, पर फिर भी उस हीरे के नग समझ कर बता के आपसे रुपये प्राप्त करना चाहता है, ये भी छल है। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि साहब मुझे आप उधार दे दीजिए, मैं आपको कल लौटा दूँगा। मेरी कोई भी मजबूरी, परेशानी बता कर ऐसी परिस्थितियों में बताता है कि अब मुझे धन की अत्यंत आवश्यकता है, इसके बिना मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपसे धन प्राप्त कर लेता है जिसका चुकाने का उसका आशय नहीं है, और आपसे वो धन प्राप्त कर लेता है झूठ, प्रवंचना करके। ये भी एक छल है। एक उदाहरण ये भी है कि कोई व्यक्ति नील के पौधे आप उनसे ख़रीदना चाहते हो और नील के पौधे की एक फ़िक्स मात्रा आपसे को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट करता है,
और आप उसे उस नील के पौधों के परिमाण के बदले पैसे देते हैं। यदि उस व्यक्ति का आशय जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस समय ही आपको नील के पौधे परिदत्त ना करके केवल आपसे राशि प्राप्त करना है, आपके साथ धोखा करना है, तो ये धोखा है। किंतु यदि उस समय जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब वो नील के पौधे का व्यापारी था, उसके पास नील के पौधे थे, पर बाद में वह अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के समय आशय सही था और बाद में वो पूरा नहीं कर पाए, तो इसमें संविदा भंग बनेगा, जिसमें आप सिविल न्यायालय जाके उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्रिमिनल मामला नहीं बनता। एक उदाहरण ऐसा है कि कोई व्यक्ति आया, जैसे आपसे मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने कहा कि मैंने आपका मकान का इतना भाग बना दिया है, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। आपने मौके पर जाकर देखा कि कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ और आपने उस उतने भाग के लिए पैसे दे दिए और व्यक्ति ने झूठा प्रवंचना करके आपसे पैसा प्राप्त कर लिया है, तो ये भी एक संविदा भंग है। ये संविदा भंग नहीं, ये भी एक छल है। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को आपके पास आता है और कहता है कि साहब ये मेरी है, आप इसे खरीद लीजिए। बाद में पता लगता है कि इस संपत्ति को ना तो बेचने का उसका अधिकार था, ना ये बेच सकता है। आपसे उस संपत्ति के बदले वो धन प्राप्त करता है या करने की कोशिश करता है, तो भी छल है। ये छल की उदाहरण है। छल और कहीं भी प्रकार के हो सकता है, पर मुख्य उदाहरणों में इनमें सारा छल कवर हो सकता है। एक छल, ये धारा 415 में इसकी परिभाषा थी छल की, और अब धारा 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल। कोई भी व्यक्ति कोई कहता है कि मैं फला अमुक धनवान व्यक्ति हूँ, और कोई भी व्यक्ति उस रूप में बनकर, किसी डुप्लीकेट रूप में बनकर आपसे कुछ मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना, अमुक धनवान व्यक्ति हूँ, आप मुझे इस धन दे दीजिए, मैं अंबानी हूँ, आप मेरी कंपनी में पैसा लगा दिया, आपसे धन प्राप्त करता है प्रतिरूपण द्वारा। प्रतिरूपण द्वारा वो भले ही प्रतिरूपण वास्तविक हो, काल्पनिक हो, आपसे धन प्राप्त करता है, तो वह छल है, वह प्रतिरूपण द्वारा छल है। कोई व्यक्ति कहता है कि कह की मृत्यु होगी, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, ऐसा झूठा व्यपदेश करके आपसे कुछ धन प्राप्त करता है, ये भी प्रतिरूपण द्वारा छल है। प्रतिरूपण द्वारा छल में अब छल के दंड में धारा 417 छल का दंड में 1 वर्ष और का साधारण और कठोर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है धारा 417 में। 418 में इस ज्ञान के साथ कि आपके साथ कोई छल किया गया और उससे आपको सदोष हानि होगी, तो 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। 419 प्रतिरूपण द्वारा जो भी छल करेगा, 416 में जो प्रतिरूपण द्वारा छल है वो उसमें 3 साल का प्रावधान बताया गया है। धारा 420 कोई भी छल करता है और छल के द्वारा कोई संपत्ति उसे परिदत्त कर दी जाती है, बेईमानी से उत्प्रेरित करके दे दी जाती है, तो भारतीय दंड संहिता की 420 में छल को 420 में 7 साल की सज़ा के कारावास से दंडित माना गया है। और धारा 421 में देनदारों के वितरण, कोई भी व्यक्ति जिसको पैसे देना है उससे छुपाने के लिए आप संपत्ति को कूटपूर्वक बेईमानी पूर्वक अपहरण करते हैं, छिपाते हैं, तो 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। और 422 में ऋण जिन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए जो संपत्ति है उस व्यक्ति से संपत्ति छुपाई जाती है, उसमें भी 2 साल का सज़ा का प्रावधान। धारा 423 में आंतरण विलेख, आपने कोई ट्रांसफ़र विलेख डीड लिखी, उसमें कोई मिथ्या कथन किया गया, बेईमानी से कपटपूर्वक उसमें छिपाया है, कोई भी आंतरण विलेख में कोई भी ट्रांजैक्शन को छुपाया है, तो उसमें भी 2 साल की सज़ा है। 424 में संपत्ति को बेईमानी से और कूटपूर्वक किसी अन्य की संपत्ति को अपसरित करेगा, किसी अन्य की संपत्ति है बेईमानी से कूट कर कोई बनाकर, जिसमें कोई व्यक्ति उसको मांग सकता है किसी अन्य की है, तो उसको अपसरित करता है। धारा 424 में 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। अब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में सज़ा के प्रावधानों में कुछ इस प्रकार का अंतर आ गया है। जो अभी अपन ने धारा 415 में छल की परिभाषा वो देखा, वो 318 में दी गई परिभाषा यथावत है। अब 318(2) में जो छल करेगा, पहले छल की परिभाषा में छल में दंड 1 साल का था, अब इसमें 3 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 417 में था
अब 318(2) में ये 1 वर्ष का कर दिया। 318(2) में जो पहले ज्ञान के साथ जो छल किया जाता था कि किसी व्यक्ति को ज्ञान है कि भाई उस व्यक्ति को इस मेरे छल से नुकसान होगा, तो 3 साल की सज़ा का प्रावधान जिसे बढ़ाकर 318(3) में 5 वर्ष कर दिया गया। 318(4) में जो 420 वाला की धारा थी 318(4) में इंक्लूड कर दी गई है, जिसमें 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। प्रतिरूपण वाला में छल में 3 साल का जो पूर्व में प्रावधान था 419 में, जिसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान था, उसे 319(2) में 5 वर्ष कर दिया गया है। और 320 में लेनदारों को से संपत्ति को छुपाने के संबंध में जो सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष था, पर उसमें मिनिमम सज़ा का प्रावधान नहीं था, तो और उसमें 6 मास मिनिमम धारा 321 6 मास मिनिमम और 2 वर्ष अधिकतम कर दिया, मतलब 6 मास की सज़ा न्यूनतम दी जाएगी। ये छल को अपन ने इसमें एक्सप्लेन किया। छल भारतीय दंड संहिता में 415 से 424 में दिया गया था और भारतीय न्याय संहिता में 318 से 323 में दिया गया। सजाओं में कुछ बढ़ोतरी की गई है। जो सज़ा के प्रावधान पहले ज्ञान के साथ छल में 3 साल की जगह 5 साल कर दिया, जहाँ छल में पहले आईपीसी में 1 साल था उसकी जगह 3 साल कर दिया गया है। और प्रतिरूपण वाला छल जो पहले 3 वर्ष से दंडित का प्रावधान था उसे 5 साल कर दिया गया है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपको इस ज्ञान का लाभ होगा। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। और धन्यवाद आपको मेरी वीडियो को देखने के लिए।